हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमित नायक अपने यूट्यूब चैनल होम्यो कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो चर्चा और संवाद का विषय एक ऐसा विषय है जो कि हर 100 व्यक्ति में से एक व्यक्ति उस बीमारी से ग्रसित है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ बायोपोलर डिसऑर्डर की, और जिसको मूड डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें व्यक्ति का मूड स्विंग करता है। कभी कभी व्यक्ति या तो बड़ा डिप्रेस है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत हैप्पी और जॉली नेचर का हो जाता है। और कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में है, तो वो ऐसा लगता है कि डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ज़्यादा निराश हो, सैड हो अपने जीवन के प्रति। तो मूड डिसऑर्डर में मूड का स्विंग को एसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो दोस्तों, जो आपका बायोपोलर डिसऑर्डर है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक जिसको बोलते हैं हाइपरमेनिक, और दूसरा जो फेज होता है और जो दूसरा टाइप होता है उसको हाइपोमेनिक बोलते हैं। हाइपरमेनिक एंड हाइपोमेनिक। हाइपरमेनिक फेज में जो व्यक्ति की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं, हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव भी हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी इंक्रीज हो जाती हैं। इसीलिए इसको मैनिक डिप्रेशन भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको यूज किया जाता है पागलपन। दूसरा जो होता है वो फेज डिप्रेशन का फेज होता है जिसको हाइपोमेनिक बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति की नींद कम हो जाती है, व्यक्ति सोशल लाइफ से एकदम कट जाता है, व्यक्ति खाना पीना बहुत कम कर देता है, नींद बहुत कम हो जाती है, पेशेंट बहुत डिसअपॉइंटेड होता है, अपने आप को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराता है। पेशेंट हमेशा ये सोचता है कि जीवन मेरे लिए निराशा से भरी एक किताब है और मैं इस जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ, और सुसाइडल थॉट्स भी पेशेंट के अंदर आ जाते हैं, और इंडिफरेंट हो जाता है। इंडिफरेंस का मतलब यह है कि अगर जो व्यक्ति अपने अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है उनसे भी वह कट जाता है, जैसे कि अपने पेरेंट्स के साथ कट जाता है, अपने बच्चों के साथ इंडिफरेंट हो जाता है। और दो तीन चीज़ें और देखने को मिलती हैं, जैसे डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव की वजह से पेशेंट में बहुत ज़्यादा सैडनेस हो जाती है, ब्रूडिंग पेशेंट में देखने को मिलती है, और ग्रीफ की सिचुएशन पेशेंट को देखने को मिलती है, स्पेशली हाइपोमेनिक डिप्रेशन में, और कह सकते हैं कि हाइपोमेनिक बाइपोलर जो फेज़ होता है उस कंडीशन में। अब बात करते हैं कि हमें डॉक्टर को जब पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं या पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आती है, तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, एबनॉर्मल नहीं होती हैं, और ऐसा लगता है कि सारी एक्टिविटी जो हैं वो नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन इसका एक फेज़ होता है। अगर ये फेज़ रिपीट हो रहा है, अगर फर्स्ट फेज़ जो होता है उसमें सेकंड फेज़ आने में टाइम लगता है, थर्ड फेज़ आने में टाइम लगता है, लेकिन 4-5 एपिसोड अगर हो चुके हैं ऐसे, तो अगला एपिसोड बहुत जल्दी आ सकता है। तो उस प्रकार की चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। एबनॉर्मलिटीज़ जो पेशेंट के अंदर हो रही हैं उनको हमको डिस्टिंग्विश करना चाहिए, और इसको ज़रूर इस पेशेंट को हमको साइकेट्रिस्ट के पास इमीडिएटली दिखाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ और कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को ना मिले। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से यह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो पहला इम्पॉर्टेंट जो कॉजेज़ होता है वो हेरिडिटी डिसऑर्डर होता है। दोस्तों, अगर डिप्रेशन की बात करें या बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें, तो यह अनुवांशिक कारण बहुत इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जीन कौन सा होता है ये अभी रिसर्च का विषय है, रिसर्च का कंसर्न है। इस पर भी काफ़ी रिसर्च हुई कि वो कौन कौन सी जीन्स हैं जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसका तो अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन हाँ यह ज़रूर आइडेंटिफाई किया गया कि जो अनुवांशिक बीमारियां हैं उसमें ख़ास तौर पे जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो उसमें से एक है, कि अगर व्यक्ति के मदर और फादर में जब हिस्ट्री लेते हैं और इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली उसके बच्चे में भी यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एक इम्पॉर्टेंट जो इसका जो कॉजेज़ होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो प्राकृतिक रसायन होते हैं, और जब इस प्रकार के रसायन में चेंजेस आता है, इस प्रकार के जो केमिकल इम्बैलेंस होते हैं
वो इस फेस को, इस बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि किस प्रकार से हमारे हमारे भौतिक तरीके से हमारे मस्तिष्क में बदलाव आ रहे हैं, किस प्रकार से हमारी साइकोलॉजी चेंज हो रही है, इन सारी चीज़ों की वजह से भी पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है, और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अदर कॉजेज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जैसे स्ट्रेस। आज के परिवेश में स्ट्रेस एक ऐसा कारण है जो हर जगह व्याप्त है। अगर नौकरी व्यक्ति कर रहा है तो वहाँ भी स्ट्रेस, घर पे है तो स्ट्रेस, बाहर है तो स्ट्रेस, सामाजिक अगर सामाजिक सम्मेलनों में भाग लेता है तो कभी ना कभी, तो अगर व्यक्ति इमोशनल है, व्यक्ति सेंसिटिव है, तो स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। लेकिन यह उस पर डिपेंड करता है कि क्या हुआ है, स्ट्रेस को टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर आप स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये एंग्जाइटी का कारण बनता है, और एंग्जाइटी की वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर का होना स्वाभाविक होता है। तो यह एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरा जो होता है कि नशा, जिसको बोलते हैं सब्सटेंस एब्यूज़। तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स उनको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उन लोगों को जो कि नशे का सेवन, चाहे वो अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, बोलते हैं गांजा, अफीम, चरस, इस प्रकार की चीज़ें लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, और हमारी साइकोलॉजी और हमारे बिहेवियर जो पैटर्न है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें समझने की ज़रूरत होती है कि पेशेंट का एग्जैक्ट कॉज क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट जो और इसमें कॉजेज़ है इसका, वह है सैडनेस। और सैडनेस की वजह होती है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट किस वजह से हो रहा है वो भी चर्चा का विषय होता है, और जब काउंसलिंग करते हैं तो इन चीज़ों को पेशेंट से पूछना चाहिए कि किस वजह से उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम और कब से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इन तरीके से इन कॉजेज़ के द्वारा हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ही इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि किस प्रकार से हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि शारीरिक परीक्षण बहुत ज़रूरी है। शारीरिक परीक्षण में इसका मतलब यह है, मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी इन्वेस्टिगेशंस ब्लड से रिलेटेड आप कराइए। शारीरिक परीक्षण, जब आप पेशेंट आपके पास बैठता है तो उसकी एक्टिविटी बहुत मायने रखती है। तो आप इस प्रकार से पेशेंट की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके मूवमेंट्स के आधार पे, उसकी एक्साइटमेंट के अकॉर्डिंगली और उसकी मूड स्विंग के अकॉर्डिंगली हम उसका परीक्षण कर सकते हैं कि पेशेंट को किस प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल रही है। दूसरा होता है कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, इसको बोलते हैं कि साइको एनालिसिस। तो पेशेंट जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें उसको उसकी इंटेलिजेंसी को चेक करना होता है, हमें उसकी स्लीप को के बारे में जज करना होता है, हमें उसके बिहेवियरल पैटर्न के बारे में समझने की ज़रूरत है। पेशेंट किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, उसके गेस्चर क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव बिल है कि नेगेटिव बिल है उसके अंदर, इंट्रोवर्टेड है कि एक्सट्रोवर्टेड है। तो इन सारी चीज़ों को हमको पता लगाना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपर तरीके से पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से होम्योपैथी के द्वारा हम इस बीमारी को डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं। और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट जो इसकी डायग्नोसिस है कि मूड का रिकॉर्ड बनाना, कि पेशेंट जब इंटरेक्ट करता है तो पेशेंट को आपको प्रॉपरली उससे विजिट करने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि आप प्रॉपर आइए हमारे पास में और अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए। और जब पेशेंट आपके पास बार बार आता है तो उसके मूड को आप उसको एसेस करिए कि पहले कैसा था, अब कैसा है, और उसका रिकॉर्ड तैयार करिए। दूसरा, उसकी नींद के बारे में। पेशेंट कभी कभी सच्चाई नहीं बोलता है कि वो बोलेगा कि मैं 7 घंटे की नींद ले रहा हूँ, 8 घंटे की नींद ले रहा हूँ, लेकिन पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनसे भी आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कि क्या इनकी स्लीप का पैटर्न है और क्या इनकी एक्टिविटी का पैटर्न है। तो इन सारी चीज़ों का भी डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बात करते हैं कि हमें किस प्रकार की ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है कि पेशेंट की काउंसलिंग। तो पेशेंट की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पेशेंट को ये लगना चाहिए कि मुझे किस प्रकार की
प्रॉब्लम हो रही। कभी कभी पेशेंट को नहीं लगता है, पेशेंट हमेशा जो भी ज़्यादातर देखा गया है कि जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से या साइकेट्रिक डिसऑर्डर से जो पेशेंट ग्रसित होते हैं वो कभी अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उनके बिहेवियर में जो बदलाव आता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तब पता पड़ता है। तो काउंसलिंग प्रॉपर पेशेंट की करनी चाहिए। दूसरा, अगर पेशेंट का की वजह बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह अगर सब्सटेंस एब्यूज है तो हमें उसकी लत को छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं उनसे भी परामर्श करना चाहिए, क्योंकि रूट कॉज अगर बाइपोलर डिसऑर्डर का ये है तो हमें इस पे काम का, आप कोई भी मेडिसिन दीजिए, अगर पेशेंट इन चीज़ों का सेवन प्रॉपरली कर रहा है वो ठीक नहीं हो सकता। तो पहला उसका यही है कि आप उसको इस चीज़ों की लत से आज़ाद करिए। तीसरा, हॉस्पिटलाइज, अगर पेशेंट को आपको लगता है कि पेशेंट को मैनिक डिप्रेशन है और यह पेशेंट अपने लिए भी नुकसान पहुंचा सकता है और वह दूसरों के लिए भी नुकसानदायक है, तो पेशेंट को हमें इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना होगा, वहाँ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रॉपरली पेशेंट को देखते हैं। एक होता है कॉग्निटिव थेरेपी। तो कॉग्निटिव थेरेपी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम प्रॉपरली पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं, पेशेंट का प्रॉपर डेटा मेंटेन करते हैं, उसके मूड से रिलेटेड, उसके बिहेवियर पैटर्न को रिलेटेड, उसकी पास्ट हिस्ट्री को लेके हम सारे सवाल पेशेंट से करते हैं और उसका डेटा मेंटेन करते हैं और उसके कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका वास्तविक कारण आखिर है तो है क्या। तो जब हम कारणों का पता लगाते हैं तब इस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं पेशेंट को। और इसके बाद अगर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है थेरेपी में, तो वह है कि पेशेंट को कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ना है, पेशेंट के साथ प्रॉपरली रहना है। और ऐसा हो सकता है कि पेशेंट का बिहेवियर बहुत अलग हो, आपको बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो इट डजेंट मैटर, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितने भी पेशेंट होते हैं वो इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक समझदार पेरेंट्स की तरह आपको उनसे इंटरेक्ट करना बंद नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर उनसे इंटरेक्ट करना है, उनसे बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आपको दोस्त होने के नाते, आपको अटेंडेंट्स होने के नाते आपको प्रॉपर वे में बिल्कुल सावधानी पूर्वक बहुत अच्छी तरीके से, और पेशेंट को ये नहीं लगे कि यह हमारा किसी भी तरीके से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं या हमारा उपहास कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान देना जरूर है। अब सवाल उठता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा हम किस तरीके से बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि भी अभी मैंने इसके टाइप्स के बारे में बताया कि ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक हाइपरमैनिक और दूसरा जो टाइप इसका होता है वो हाइपोमैनिक। तो अगर हाइपरमैनिक के सिम्टम देखने को मिलते हैं तो हम जो पहली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इसमें वो है लैकेसिस। तो दोस्तों, जब लैकेसिस के बारे में देना होता तो 5-6 इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखने को मिलती है। पहला, पेशेंट बहुत ज़्यादा लोकेसियस होता है और पेशेंट को डाउट्स बहुत होते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उसको जहर दे रहा हो, उसका कोई पीछा कर रहा हो। पेशेंट को गर्मी बहुत लगती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है पेशेंट की, अगर महिला है तो उसको मेंसेस के दौरान और उसके बाद में पेशेंट को रिलीफ लगना चालू हो जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है आपका हायोसाइमस। हायोसाइमस भी हाइपरमैनिक बाइपोलर डिसऑर्डर में इसको दिया जाता है, जहाँ पे पेशेंट एक्टिविटी बहुत होती है और बहुत एक्टिव होता है और एंटिक्स प्ले करता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो एंटिक्स प्ले करेगा, बहुत मतलब कह सकते हैं कि मूर्खतापूर्ण एक्टिविटी पेशेंट की होती है, और आई फ्लिक करता है, लेसीवियस एक्टिविटी पेशेंट की हो जाती है, पेशेंट एब्यूजिव हो जाता है और मैनिक डिप्रेशन और कह सकते हैं कि मेनिया से पीड़ित होता है। और उसमें मुख्य रूप से जो होता है वो आपका लेसीवियस मेनिया होता है। इसी में अगर हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो स्ट्रामोनियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे पेशेंट को नॉर्मल लाइट से पेशेंट चाहता है, नॉर्मल लाइट से पेशेंट को आराम लगता है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग लाइट से पेशेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। रिफ्लेक्टिंग लाइट से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और 3 इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स इसमें देखने को मिलते हैं, प्रेइंग, बिसीचिंग एंड इंट्रीटिंग। देखिए, जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है और बहुत रिलीजियस एक्टिविटी में आता है।
लेकिन जब व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा पूजा करता है, 4 आवर्स 5 आवर्स उसमें डिवोटेड हो जाता है और उसका मन पूरी तरीके से इसी में डिवोटेड हो जाता है, और कभी कभी कहते हैं कि वो तांत्रिक जैसी एक्टिविटी करने लगता, तब एक संकेत है कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम रिलीजियस मेनिया, और यह बहुत घातक होता है। तो कभी कभी ऐसे लोग जो आपने देखे होंगे आप व्यवहारिक जीवन में, कि जो आपने देखा ना कि इतना रिलीजियस है कि कोई कहता है कि सपने में कहा कि इसकी बलि देनी है, तो बलि दे देते हैं बच्चों की, वो सब रिलीजियस मीनिया में आता है। और स्ट्रामोनियम इज़ वन ऑफ द गुड मेडिसिन फॉर दिस कंडीशन। अब बात करते हैं कुछ मेडिसिन जो कि हमारा सेकेंड टाइप में काम करता है, और कह सकते हैं कि हाइपोमेनिक बाइपोलर डिसऑर्डर, और कहते हैं डिप्रेसिव फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में जो काम करती है। एक मेडिसिन नेट्रम्यूर, आपको पता है कि नेट्रम्यूर जो है वो कॉमन साल्ट है, और जब कॉमन सॉल्ट को आप जो है रखते हैं एटमॉस्फेयर, वो जब हम व्हेन यू कीप दिस सॉल्ट इन एटमॉस्फेयर व्हाट हैपन, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो वह इतना सेंसिटिव होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेंसिटिविटी होती है, जब सेंसिटिविटी उसकी ब्रेक होती है, सेंसिटिविटी उसकी कोई समझ नहीं पाता है, धोखा देता है, तो व्यक्ति में डिप्रेशन के सिम्टम देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा ब्लू रिंग अराउंड द आई, क्लॉस्मा, तो ये सारे फेज जो है, ये सारे सिम्टम जो होते हैं वो डिप्रेशन की वजह से होते हैं। और पेशेंट बहुत ज़्यादा रिजर्व होता है, किसी से बात करना बहुत कम पसंद करता है, और इफ़ यू आर गोइंग टू कंसोल हर, सो दे विल जस्ट गेट मैड एंड दे हैव ओनली 1 or 2 गुड फ्रेंड। और वह पुरानी बातों को कभी भूलता नहीं, ना कभी पुरानी बात को भूलता है, ना कभी माफ़ करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जहाँ पे हमें इस फेज़ में देने की ज़रूरत है, वो इग्नेशिया है। इग्नेशिया का जो रूट कॉज है वह यह है कि पेशेंट को सडन शॉक, पेशेंट बहुत हैप्पी मूड में, लेकिन उसको न्यूज़ मिली कि उसके फादर एक्सपायर हो गए, पेशेंट एकदम से उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी और वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसका रूट कॉज ये है। ऑरम मेटेलिकम इज़ ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन, जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा कंसाइंसियस है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कैपेसिटी का है और हार्ड वर्कर है, लेकिन जब वह अपने साथ न्याय नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वह डिस्पेयर हो जाता है। डिस्पेयर मीन्स 100% नेगेटिव, ही डज नॉट वांट टू अटेम्प्ट एनीथिंग। और जब पेशेंट अटेम्प्ट नहीं करता है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की नेगेटिविटी उसके दिमाग और दिल में है। और पेशेंट हमेशा सोचता है आई एम एन अनवांटेड एलिमेंट इन द सोसाइटी, सो आई डोंट वांट टू लिव। डिप्रेसिव इंसेनिटी उसमें देखने को मिलती है। तो ये ऑरम मेटेलिकम बहुत अच्छा काम करती है डिप्रेसिव इंसेनिटी में, और कह सकते हैं कि डिप्रेसिव फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में। एक मेडिसिन स्टेफिसेग्रिया, स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे पेशेंट के जो इमोशंस हैं और जो पेशेंट की जो गुस्सा है वो सुप्रेस हो रही है। तो पेशेंट की जो गुस्सा सुप्रेस होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पेशेंट की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसको अगर उसको नीड है लव की, केयर की, और कोई उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, तो पेशेंट के अंदर ये भाव आ जाते हैं कि कोई मेरी केयर करने वाला नहीं है, और जो अपनी फीलिंग्स है वो किसी से बोलती नहीं, लेकिन अंदर अंदर पेशेंट जो है या महिला जो होती है स्टेफिसेग्रिया की, वो घुटती रहती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को समझना होम्योपैथी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू नो दैट होम्योपैथी बिलीव्स अकॉर्डिंग टू द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, होम्योपैथी बिलीव्स ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, homeopathy always believe to prescribe medicine according to the constitution, so there are many ways of prescribing. What आपको यह देखना है कि पेशेंट की ओवरऑल टोटलिटी कैसी जा रही है, और अनकॉमन पैक्युलर सिम्टम क्या है, और रूट कॉज डिप्रेशन का क्या है। इस प्रकार की चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करके इस प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ एक बार पुनः इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।